वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस का बायोलॉजी पार्ट से नई एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सिंपल कहें तो हम समझेंगे इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में। इस चैप्टर की टोटल 2 वीडियोस होंगी। ये फर्स्ट यानी कि पार्ट 1 वाली वीडियो है जिसमें चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। जो पार्ट 2 वाली वीडियो होगी उसमें क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बुक वाले और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मैं बता दूंगा। जो भी चीजें हैं इस चैप्टर के नोट्स, पार्ट 1 वाली वीडियो, पार्ट 2 वाली वीडियो, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। चैप्टर रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इन शॉर्ट हम इसको रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है यहां पर समझ लेते हैं। इसमें दिया है इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो भी रिप्रोडक्शन है उसमें प्रोड्यूस किया जाता है नए इंडिविजुअल्स को जो कि सिमिलर होते हैं जो भी उनको प्रोड्यूस करता है। चाहे सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, सभी के सभी हम क्या करते हैं रिप्रोडक्शन करके नए इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन करते हैं ताकि अर्थ पर लाइफ कंटिन्यू रहे, अर्थ पर लाइफ बनी रहे। इसी को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। अब यहां पर आगे है न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन डीएनए विच इज द हेरिडिटी मटेरियल। जो भी हमारी बॉडी है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी किससे बने हैं सेल्स से बने हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल। क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। तो जो भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसमें है डीएनए जो कि हेरिडिटी मटेरियल होता है। हेरिडिटी मटेरियल डिसाइड करता है जैसे जो भी नए इंडिविजुअल्स हैं वो अपने पेरेंट के सिमिलर होंगे, ओरिजिनल सेल के सिमिलर होंगे। ये हेरिडिटी मटेरियल यानी कि डीएनए डिसाइड करता है, सुनिश्चित करता है। इसमें दिया है यहां पर डीएनए की फुल फॉर्म, कई बार एग्जाम में आई है, 1 नंबर की कई बार पूछी जाती है। तो डीएनए की फुल फॉर्म हो जाएगी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये याद रख लेना। इसके बाद आगे डीएनए से ही रिलेटेड हमारा पॉइंट दिया गया है। डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म्स न्यू सेल्स कोजिंग वेरिएशंस। सो दीज न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सेल। जो भी डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है और नए सेल्स बनाता है वेरिएशंस करके। एग्जैक्ट सिमिलर, एग्जैक्ट सेम नहीं बनाता है बट मिलते जुलते यानी कि सिमिलर सेल्स बनाता है। जो भी नए सेल्स बनते हैं वो सिमिलर होते हैं बट बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते हैं, बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर मैं आपके लिए कुछ बना देता हूं। ये ओरिजिनल सेल है, इस सेल से ये 2 नए सेल बन गए हैं। क्या करके प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करके ये 2 नए सेल बने हैं। जो भी ये नए सेल बने हैं ये अपने इस ओरिजिनल सेल के एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे, ये सिमिलर होंगे, वेरिएशंस होंगी इस वाले और ओरिजिनल और इसके जो भी रिप्रोडक्शन के बाद सेल बने हैं इनमें। अब ये वेरिएशंस क्या होती हैं, क्यों जरूरी हैं वेरिएशंस, हमें यहां पर दिया है वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्पीसीज ओवर टाइम एज वेल एज बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। जो भी एवोल्यूशन है उसका बेसिक पॉइंट क्या होता है, वेरिएशंस होती हैं, बदलाव होना बहुत जरूरी होता है। अब ये वेरिएशंस बहुत जरूरी हैं। अगर वेरिएशंस नहीं होंगी तो अर्थ पर जो भी हमारे इंडिविजुअल्स होंगे, नए इंडिविजुअल्स होंगे, उनकी सरवाइव करना डिफिकल्ट होगा, उनका सरवाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, उन चेंजेस को वेरिएशंस की वजह से अडेप्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए वेरिएशंस बहुत जरूरी हैं। अभी हमने ये समझ लिया है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कुछ की पॉइंट्स भी हमने समझ लिए हैं। अब किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है ये भी समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जब आप एग्जाम के लिए जाओगे तो उससे पहले आपको क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करनी होगी। और क्वेश्चन पेपर में बेस्ट है ओसवाल गुरुकुल के ये प्रैक्टिस पेपर्स ही। इनको लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट्स के लिए ये अवेलेबल हैं। इनसे प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट आपका डेफिनेटली इंप्रूव होगा। इनमें सोल्व और अनसोल्व दोनों तरह के क्वेश्चन पेपर्स इनफ दिए गए हैं आपकी प्रैक्टिस
प्रैक्टिस के लिए। अगर परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर डायरेक्ट अमेजोन पे चले जाओ, सर्च कर लो ओसवाल गुरुकुल क्लास 10th प्रैक्टिस पेपर मैथ एंड साइंस से। दोनों आपको ये अवेलेबल वहां पर हो जाएंगे। परचेज करो, प्रैक्टिस करो और अपने रिजल्ट को इंप्रूव करो। अब समझेंगे रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनको समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। रिप्रोडक्शन की टाइप्स की बात करें तो यहां पर हमें दिया है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनको डिटेल में समझेंगे ये क्या क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसी वाले पेज पर समझेंगे। तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिया है इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू वन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें पेरेंट सिंगल होता है, एक पेरेंट ही नए जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन कर सकता है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें दिया है टू वन मेल एंड वन फीमेल गिव राइज टू न्यू वन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल होता है उनमें से और एक फीमेल होता है। ये दोनों मिलकर एक नए न्यू इंडिविजुअल जो भी प्रोड्यूस होता है उसको ये प्रोड्यूस करते हैं। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें है गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनते हैं। अब आप कहोगे ये गैमेट्स क्या होते हैं, तो सिंपल वे में जो भी गैमेट्स हैं इनको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव सेल्स है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर फॉर्म्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं। इसके बाद आगे दिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू इंडिविजुअल आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। जो भी नया इंडिविजुअल बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो आइडेंटिकल होता है, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट की। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है, बना है, वो सिमिलर होता है, आइडेंटिकल नहीं होता है। वो मिलता जुलता होगा लेकिन बिल्कुल कॉपी उसकी नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे दिया है यूजफुल इन रैपिड मल्टीप्लीकेशन। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर प्रोडक्शन होना है तो उसमें ये बहुत यूजफुल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें है यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशंस इन स्पीसीज है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बहुत तेजी के साथ नहीं होता है लेकिन इनमें वेरिएशंस होती हैं जिससे सर्वाइव इजीली हो पाता है। एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वेरिएशंस होते रहते हैं जो भी नया इंडिविजुअल होगा उसकी बॉडी में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है एडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिजम्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है एडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिजम्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये लोअर ऑर्गेनिजम्स करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिजम्स करते हैं। अब आप कहोगे लोअर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। लोअर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना वो सिंपल होता है। जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको लोअर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर अगर सिंपल है तो उसे हम लोअर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखते हैं, और जो बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम हायर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में लगते हैं। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और हायर ऑर्गेनिजम्स आप, मैं, हम सभी क्या है, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ये हायर ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो भी रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं उनको हमने इस वाले पेज पर डिटेल में समझ लिया है, क्या क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी हमने समझा। अब हम डिटेल में समझेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस टाइप के होते हैं, किस किस तरह से होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में समझने के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके कई सारे मोड्स होते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं। जो भी मेथड्स होते हैं हर एक को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, डेफिनेशन और एग्जांपल्स के साथ। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले मोड की बात करेंगे तो उसे कहा जाता है गाइज फिजन। इसमें दिया है द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल। से एक पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल्स में, या फिर सिंपल वे में ये भी कहा जा सकता है कि कोई एक सेल, वो सेल जो भी है वो दो या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाए तो उसे कहा जाता है
फिजन। अब फिजन के दो टाइप होते हैं गाइज, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। एक एक करके समझते हैं, एग्जाम्पल भी दोनों का यहां पर आपके सामने रखूंगा। सो बाइनरी फिजन में है टू सेल्स आर फॉर्म्ड, किसी एक सेल से दो सेल बनते हैं तो उसे कहा जाता है बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन की बात करें तो मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड, एक सेल से दो से ज्यादा मतलब कई सारे सेल्स बन जाएं तो उसे कहा जाता है मल्टीपल फ्यूजन। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, बाइनरी फ्यूजन में दो सेल बनते हैं, मल्टीपल फ्यूजन में कई सारे सेल्स बनते हैं। अब बाइनरी फ्यूजन का और मल्टीपल फ्यूजन का दोनों का एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं। हमारे पास ये है अमीबा गाइस। अमीबा क्या करता है, फ्यूजन करता है। जो भी अमीबा का न्यूक्लियस है सबसे पहले वो स्प्लिट होता है, वो अलग होता है। अलग होने के बाद जो सेल है, जो अमीबा है, उसका भी डिवीजन हो जाता है। दो न्यूक्लियस में इस तरह से ये डिवाइड हो जाता है और जो भी अमीबा है वो इस तरह से दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक अमीबा था, अमीबा ने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया और दो सेल्स में ये खुद से डिवाइड हो गया। अब एक ये अमीबा है, एक ये अमीबा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन हो गया यहां पर अमीबा का, किस तरह से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन वाला इसका मोड होता है और बाइनरी फ्यूजन हम इसको कह सकते हैं क्योंकि एक अमीबा से दो सेल्स यहां पर बने हैं अमीबा के। अगर हम मल्टीपल फ्यूजन की बात करें तो इसमें मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड, कई सारे सेल्स बनते हैं, आपको बता दिया है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्लाज्मोडियम इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। ये है एक सेल प्लाज्मोडियम का, अंदर की तरफ आपको दिख रहा होगा व्हाइट, क्या है ये, न्यूक्लियस है। जो भी व्हाइट न्यूक्लियस है वो कई सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है इस तरह से, अंदर ही अंदर ये कई सारे उसमें डिवाइड हो जाता है, कई सारे सेल्स बन जाते हैं अंदर ही। उसके बाद जो आउटर कवरिंग है वो हट जाती है, वो टेम्पर हो जाती है और यहां पर कई सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं, फिजन हो जाता है उनका। एक प्लाज्मोडियम सेल से कई सारे प्लाज्मोडियम के सेल यहां पर बन गए हैं तो ये हुआ हमारा मल्टीपल फ्यूजन। जो भी फ्यूजन था और उसके जो भी पार्ट्स थे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिए हैं। तो जो भी मोड्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उसमें हमने फ्यूजन को बिल्कुल डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझ लिया। अब जो भी नेक्स्ट मोड होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको समझना है तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट मोड यहां पर हमें दिया गया है फ्रेगमेंटेशन। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में दिया है, द ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशन, ईच पीस डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। जो भी फ्रेगमेंटेशन है उसमें ऑर्गेनिज्म स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं जब वो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने पर छोटे छोटे पीसेस में वो ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद जो भी ब्रेक होने के बाद उसके पीस हुए हैं वो हर एक पीस अपने आप में एक नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल यहां पर हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। ये एक स्पाइरोगाइरा है, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये इस तरह से कई सारे पार्ट्स में टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला ये पार्ट इस तरह से कई सारे पीसेस में ये टूट जाता है। उसके बाद जो भी इसके पीस हैं वो अपने आप में एक इंडिविजुअल स्पाइरोगाइरा बन जाते हैं। एक स्पाइरोगाइरा है, ये मैच्योर होने पर टूट गया, ठीक है। ये इसके पीसेस हैं तो एक स्पाइरोगाइरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इस तरह से ये कई सारे पीसेस में ब्रेक होता है और हर एक पीस इसका नया स्पाइरोगाइरा यानी कि नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट मोड कौन सा होगा, समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। फ्रेगमेंटेशन के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट मोड आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा, इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, ईच पीस ग्रोन इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है वो किसी तरह से कट गया है या वो टूट गया है कई सारे पार्ट्स में, तो जो भी उसके पार्ट्स हुए हैं, जो भी उसके पीसेस हुए हैं, वो अपने आप में एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इसका एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रीजनरेशन के आपको दो एग्जाम्पल दे देता हूं, एक हो जाएगा प्लेनेरिया और दूसरा हो जाएगा यहां पर हाइड्रा। प्लानेरिया हमारे पास ये रहा, मान लो इसको हम इस तरह से तीन पीसेस में कट कर देते हैं। ऊपर वाला ये पीस, ये मिडल वाला और ये लोअर वाला, तीन पीसेस में हमने इसको कट कर दिया। तो
तो जो भी ये पीस हुआ है ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। इसी तरह से मिडल वाला भी बन जाएगा और नीचे वाला भी एक 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 इंडिविजुअल यहां पर ये बन जाएंगे। हर एक पीस अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, इसीलिए इस मोड का रीजनरेशन नाम रखा गया है। बिल्कुल इसी तरह से हाइड्रा में भी होता है। ये हाइड्रा है गाइज, अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, ऊपर वाला पीस ये हो जाएगा, नीचे वाला पीस ये हो जाएगा। जो भी इसके पीसेस हैं वो अपने आप में रीजनरेट कर लेते हैं, यानी कि ऊपर वाला पीस इस तरह से ग्रो करके कंप्लीट हो जाएगा, नीचे वाला पीस भी नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है। सो रीजनरेशन क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कट हो जाए कितने भी पीसेस में, वो हर एक पीस एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, ग्रो वो कर लेता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी मोड रीजनरेशन है इसको हमने एग्जांपल के साथ समझा। अभी कई सारे मोड्स और भी बचे हैं, उनको समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। रीजनरेशन के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट मोड होता है बडिंग। इसमें दिया है अ बड इज फॉर्म्ड विच डेवलप्स इनटू अ टाइनी इंडिविजुअल, इट डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट बॉडी अपॉन मैच्योरेशन एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। बडिंग में क्या होता है, बड्स फॉर्म होती हैं। बड्स जो हैं वो एक टाइनी इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती हैं। मैच्योर होने पर जो भी ये टाइनी इंडिविजुअल है वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, एक नया इंडिविजुअल अपने आप में वो बन जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा बडिंग इन हाइड्रा। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका ये हाइड्रा है गाइज। हाइड्रा में नीचे की तरफ यहां पर देखो इस तरह से बर्ड्स बनती हैं, तो इस तरह से ये बर्ड्स बनेगी। ये जो बर्ड्स बनी हैं ये छोटे से हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे यहां पर हमारा हाइड्रा था, इसकी बर्ड्स बनी। बर्ड्स बनने के बाद जो बर्ड्स हैं वो क्या हो गई, एक छोटे से हाइड्रा में वो चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। जब ये छोटा सा टाइनी हाइड्रा है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। आप देख सकते हो यहां पर ये वाला हाइड्रा अलग यहां पर हो गया है, यानी कि एक हाइड्रा था अब बर्ड्स बन के दो हाइड्रा यहां पर बन चुके हैं। ये पेरेंट हाइड्रा, ये उसका बच्चा हो जाएगा, चिल्ड्रन या फिर कह सकते हैं डॉटर हो जाएगा। हाइड्रा में बर्ड्स बन के एक नया हाइड्रा यहां पर प्रोड्यूस हो गया है। तो बडिंग किस तरह से होती है हमने समझ लिया है, इसका एग्जाम्पल ले लिया और डेफिनेशन भी हमने समझ ली। अभी भी बहुत सारे मोड्स बचे हैं, उनको समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट मोड आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, इन मैनी प्लांट्स न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। जो नए प्लांट्स हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स से ही डेवलप हो जाते हैं। एग्जांपल दूंगा तो बिल्कुल इजी वे में आप इसको समझ पाओगे, बहुत सिंपल सिंपल इसके एग्जांपल्स हैं। सो एग्जांपल में सबसे पहले यहां पर है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो कि प्लांट के रूट का पार्ट होता है। रूट्स से स्वीट पोटैटो जो रूट होती है उससे अगर उसको हम मिट्टी के अंदर दबा देंगे और पानी उसको टाइम टू टाइम देते रहेंगे तो एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसी को कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। इसी तरह से जो हमारा पोटैटो यानी कि आलू, जिंजर यानी कि अदरक है, इनको एज अ स्टेम कंसीडर किया जाता है। ये तना होती हैं प्लांट का। क्यों होती हैं, होती तो ये ग्राउंड के नीचे हैं, लेकिन इनको स्टेम क्यों कहा जाता है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया है। अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट कर देना, नहीं पता है तो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो होगी उसमें मैं इसका आंसर आपको कर दूंगा। अभी के लिए आप ये समझो कि जो भी पोटैटो या फिर जिंजर हैं ये स्टेम का पार्ट होते हैं। अगर पोटैटो और जिंजर को हम मिट्टी के अंदर डाल के उसको टाइम टू टाइम पानी देंगे तो वो भी प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लांट में वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। इसी तरह से ब्रोफिलम की लीव्स होती हैं, उससे भी प्लांट डेवलप हो जाते हैं। यहां पर देखो ये स्वीट पोटैटो है, यहां पर आपको पोटैटो दिख रहा होगा और ये हो गई यहां पर ब्रायोफिलम की लीव्स है। इसमें आपको यहां पर दिख रहा है ना, ये क्या है, ये इसके अगर हम इस लीव को मिट्टी के अंदर डालेंगे तो ये अपने आप में एक नए प्लांट में डेवलप हो जाती हैं,
ठीक है। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ही कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं। जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं वो यहाँ पर हमें दिए गए हैं। आर्टिफिशियल मेथड्स को क्या कहा जाता है, कौन कौन से हैं? ग्राफ्टिंग है, कटिंग है और लेयरिंग है। ग्राफ्टिंग से मैंगो डेवलप किया जाता है, मैंगो प्लांट डेवलप किया जाता है। कटिंग से जो रोज प्लांट होता है वो डेवलप किया जाता है, और लेयरिंग से जैस्मीन जो होता है उसको डेवलप किया जाता है। ये जो भी मेथड्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, इनके एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दिए हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आपको जो भी मैंने यहाँ पर बताया ना, स्वीट पोटैटो रूट से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। जो भी पोटैटो और जिंजर हैं, स्टेम होते हैं, ये यहाँ से भी नया प्लांट डेवलप हो जाता है। और इसी तरह से लीव्स होती हैं ब्रोफिलम की, यहाँ से भी नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको हमने यहां पर समझ लिया एग्जाम्पल्स के साथ। अभी और भी बचा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड, उसको समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट मोड होता है गाइस स्पोर फॉर्मेशन है। इसमें दिया है स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स है। जो स्पोर्स हैं वो इस तरह के बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है। जो भी ये स्ट्रक्चर है इसकी वॉल से, यानी कि इसकी जो भित्ति है, वॉल्स हैं, आउटर लेयर है, वो बहुत थिक यानी कि मोटी होती है। सही तरह की कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशंस में जो आउटर लेयर है वो फट जाती है, टूट जाती है, और अंदर जो है वो नए ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में यहां पर मैं आपके सामने रख देता हूं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फंगस से। सही तरह की कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, तो फंगस क्या करता है? फंगस ग्रो करता है, नई इंड्यूस में ऑर्गेनिजम्स उसमें बनते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें भी यही स्पोर फॉर्मेशन होती है। ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं तो वो भी अपना रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं, नए इंडिविजुअल्स को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, इसी स्पोर फॉर्मेशन वाले मोड से। जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है हमने समझ लिया। इसके जो भी मोड्स होते हैं हर एक की डेफिनेशन हमने समझी, और इसके एग्जाम्पल्स भी हमने कई सारे ले लिए हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हो जाता है हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे गाइस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके सारे मोड्स को कंप्लीट कर चुके हैं एग्जांपल के साथ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, वही नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें दिया है व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? मेल और फीमेल के गैमेट्स, गैमेट्स का बताया था ना मैंने पीछे वाले पेजेस पर। गैमेट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। मेल और फीमेल के जो भी गैमेट्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उनके फ्यूजन से जो रिप्रोडक्शन होता है उसी रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब इसमें आगे दिया गया है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन विच रिजल्ट इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। जो भी मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन होता है, उनके फ्यूजन के जो प्रोसेस होता है उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जो भी मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव गैमेट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो मेल और फीमेल के गैमेट्स हैं वही एक नया इंडिविजुअल डेवलप करते हैं, यानी कि एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये प्लांट्स में भी होता है और ये एनिमल्स में भी होता है। यहां पर आपको ह्यूमंस दिख रहे होंगे। जो ह्यूमंस हैं उनको बायोलॉजी में एनिमल्स के अंदर ही काउंट किया जाता है। आप भी एनिमल हो, मैं भी एनिमल हूं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। अब हमें दोनों के बारे में समझना है, किस तरह से प्लांट्स में होता है, किस तरह से एनिमल्स में होता है। तो पहले क्या करें, पहले समझ लेते हैं कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, और इसको समझने के लिए हमें मूव करना होगा नेक्स्ट पेज पर।
इस वाले पेज पर शुरू करेंगे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो यहाँ पर दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स होते हैं उनमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, हर एक पॉइंट को डिटेल में समझा जाएगा। तो इसमें दिया गया है इन प्लांट्स ऑफ फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन का काम फ्लावर का होता है। आगे दिया है अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स, सीपल्स, पेटल्स, स्टेमिन एंड पिस्टिल। जो भी फ्लावर्स होते हैं उनके 4 मेन पार्ट्स होते हैं, सीपल्स, पेटल्स, स्टेमिन और पिस्टिल है। अब इनको डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कौन कौन से फ्लावर के ये पार्ट होते हैं। ये हमारा एक सिंपल सा फ्लावर दिया गया है, डायग्राम आपको आना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसको ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर में जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट सर्कल कर देता हूं मैं। ये वाला जो पार्ट है ना, इसे कहा जाता है गाइज पिस्टिल। जो भी ये पार्ट मैंने सर्किल किया है ये पिस्टिल होता है। और पिस्टिल में 3 चीजें आपको समझनी है। पिस्टिल के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये होता है गाइज यहाँ पर स्टिग्मा, और स्टिग्मा के बिल्कुल नीचे की तरफ ये वाला जो राउंड पार्ट है यहाँ पर, ये होता है गाइज ओवेरी। जो हमारा स्टिग्मा और ओवेरी है इसको एक पाइप कनेक्ट करती है और इस पाइप को कहते हैं स्टाइल। बिल्कुल सिंपल चीजें, 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो पिस्टिल के पार्ट हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये वाला जो पार्ट है, तीनों पार्ट हैं फ्लावर के, ये किसका पार्ट है, ये पिस्टिल के अंडर आ जाते हैं। इसके बाद एंथर और फिलामेंट की बात करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये वाला पार्ट जो है, ये पिंक पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं ना, ग्रेन से गेहूं की तरह दाने आपको दिख रहे होंगे, इनको कहा जाता है गाइज एंथर। ठीक है, एंथर के नीचे की तरफ आपको ग्रीन कलर की जो शाखाएं हैं, ग्रीन कलर की जो टहनियां दिख रही हैं, इन्हें कहा जाता है गाइज फिलामेंट। ऊपर की तरफ एंथर, नीचे की तरफ इनको कनेक्ट जो कर रही है ओवेरी के पास से, इसको फिलामेंट कहेंगे। और एंथर और फिलामेंट ये दोनों पार्ट होते हैं किसका, स्टेमेन का ये पार्ट होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिस्टिल एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने आपको स्टेमेन एक्सप्लेन कर दिया है। अब बारी आ जाती है गाइज पेटल्स की। पेटल्स यानी कि पंखुड़ियां होती हैं। तो जो भी पंखुड़ियां आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये वाली पंखुड़ी हो चाहे ये वाली पंखुड़ी हो, ये हो जाएंगी हमारी पेटल्स फ्लावर की। इसके बाद सीपल्स की बात करेंगे तो जो भी हमारी पेटल्स के नीचे की तरफ ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर की जो लीव्स पत्तियां सी होती हैं, वो होती हैं गाइज यहाँ पर सीपल्स। ये दोनों हमारी सीपल्स हो गई। फ्लावर के जो भी पार्ट्स थे सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब यहां पर आगे हमें दिया गया है टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर 2 टाइप के होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दोनों को एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर में दिया गया है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। ऐसे फ्लावर्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अवेलेबल होते हैं उसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे हिबिस्कस का फ्लावर होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, तो हिबिस्कस क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा। इसी तरह से जो मस्टर्ड होता है उसका फ्लावर भी, मतलब मस्टर्ड फ्लावर, ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल की बात करें तो इसमें है इधर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। या तो जो भी फ्लावर है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से फ्लावर होंगे, जिसमें या तो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे या फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। उनमें सिर्फ एक ही, या तो सिर्फ मेल मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेंगे या फिर फीमेल फीमेल के मिलेंगे। दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें नहीं होते हैं, एक का ही होता है, उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पपाया का फ्लावर हो जाएगा, वाटरमेलन का फ्लावर हो जाएगा। तो इस तरह के जो फ्लावर होते हैं, पपाया का जो पपाया होता है, पपाया बनने से पहले फ्लावर होता है। ठीक है, फ्लावर के बाद ही वो फ्रूट बनता है। पपाया फ्लावर या फिर वाटरमेलन फ्लावर है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। अब जो भी फ्लावर्स होते हैं वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, अभी तो हमने ये समझा है कि फ्लावर के पार्ट क्या हैं और फ्लावर किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, किस किस टाइप के फ्लावर्स होते हैं। अब यहाँ पर फ्लावर किस तरह से रिप्रोडक्शन करेंगे ये समझना है, तो उसके लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर।
पीछे वाले पेज पर जो हमने फ्लावर का डायग्राम देखा था उसमें जो पिस्टिल वाला पार्ट है उसको हमने यहाँ पर डिटेल में ड्रॉ कर लिया है। ये पिस्टिल है। पिस्टिल में स्टिग्मा, ओवेरी और स्टाइल आता है। इसको हमने यहाँ पर जूम करके ड्रॉ कर लिया है। ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, पिस्टिल फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता होगा फ्लावर में, बिल्कुल होता है। स्टेमेन जिसमें एंथर और फिलामेंट होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। दोनों चीजें फ्लावर में होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो स्टेमेन होता है और पिस्टिल जो यहां पर आपके सामने ड्रॉ किया गया है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यहां पर हमें समझना है कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर में। पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले यहां पर है pollen grains produced in the anther are transferred to stigma of same flower is called सेल्फ पोलिनेशन। अब मान लो कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो ऐसे फ्लावर पर जो भी एंथर होता है, एंथर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। एंथर पर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर किए जाते हैं स्टिग्मा पर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर। तो इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन। अब मान लो कोई ऐसा फ्लावर है जो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि उसके पास सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और एक दूसरा फ्लावर है जिसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, फ्लावर ए, फ्लावर बी यहां पर बना देता हूं आपके लिए। ये ए वाला फ्लावर है, ये बी वाला फ्लावर है। इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला फ्लावर ए है हमारा, इसके एंथर पर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे। वो पोलन ग्रेन्स बी वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले फ्लावर तक पहुंचाने होंगे। पहुंचाने का तरीका होता है वो एयर के थ्रू पहुंच सकते हैं, वो वाटर के थ्रू पहुंच सकते हैं, या फिर एनिमल्स भी फ्लावर्स को खाने आ जाते हैं ना, तो एनिमल्स के थ्रू भी वो पहुंच सकते हैं। यही हमें सेकंड वाले पॉइंट में दिया गया है। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन द एंथर, मान लो ए वाले जो भी हमारा फ्लावर है इसके एंथर पर पोलन ग्रेन्स बने हैं, आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ एंथर बाय एयर वाटर एनिमल्स इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन है। जो भी इस पर पोलन ग्रेन्स बने हैं उनको बी वाले तक पहुंचाया जाता है एयर वाटर या फिर एनिमल्स का यूज करके। इनका एज अ मीडियम इनको पहुंचाया जाता है। एयर वाटर और एनिमल्स ये मीडियम का काम करते हैं। इस पर जो भी पोलन ग्रेन्स बने हैं वो बी वाले फ्लावर तक पहुंचाने के लिए। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। दो तरह के पोलिनेशन होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं तो वो सेल्फ पोलिनेशन करते हैं, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि जिसपे या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो तो वो क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब डायग्राम से समझते हैं। देखो गाइज, जो भी हमारा ये पिस्टिल का पार्ट है, ऊपर की तरफ स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पर पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स के बाद नीचे की तरफ ये हमारा ओवेरी है, ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, मेल जर्म सेल जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या करेंगे, पोलन ग्रेन जर्मिनेट एंड फॉर्म पोलन ट्यूब्स। जो भी पोलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा के ऊपर आए हैं वो पोलन ट्यूब्स को फॉर्म करते हैं और यहाँ पर ये मेल जर्म सेल बनाते हैं। मेल जर्म सेल इस पाइप के थ्रू कहाँ पर पहुँचता है, इन ओव्यूल्स के अंदर पहुँचता है। विच पासिस थ्रू स्टिग्मा टू ओव्यूल्स प्रेजेंट इन ओवेरी। ये इस स्टिग्मा से यहाँ ओव्यूल्स ओवेरी में पहुँच जाते हैं मेल जर्म सेल से। मेल जर्म सेल्स यहां पर पहुंचते हैं, यहां पर पहले से फीमेल जर्म सेल्स होते हैं। यहां पर मेल जर्म सेल्स और फीमेल जर्म सेल्स का फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद वो जाइगोट बन जाता है। तो आगे दिया है zygote divides to form embryo, ovule develops thick coat and changes into seeds gradually। जो भी मेल और फीमेल जर्म सेल्स से जाइगोट बना है वो डिवाइड होके एम्ब्रोयो बन जाता है, और ओव्यूल जो भी होता है यहाँ पर ओव्यूल्स होते हैं उनमें एक थिक कोटिंग आ जाती है, उनकी लेयर जो है वो मोटी सी बन जाती है और वो सीड्स में ग्रेजुअली
चेंज हो जाते हैं, सीड्स उससे डेवलप हो जाती हैं। आगे है ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। जो भी ओवेरी होता है फ्लावर का पार्ट, ये फ्रूट में चेंज हो जाता है। ओवेरी के अलावा फ्लावर का जो भी पार्ट है वो सूख जाता है और उसके बाद गिर जाता है, ओवेरी हमारा फ्रूट में डेवलप हो जाता है। इसके बाद लास्ट में हमें यहां पर एक लाइन भी दी गई है, द सीड जर्मिनेट टू फॉर्म अ प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन सच एज एयर मॉइस्चर एक्सेट्रा। जो भी सीड यहां पर बनी है, सीड्स बनती हैं, सीड्स कब जर्मिनेट होती हैं, सीड्स जर्मिनेट होने के लिए सुटेबल कंडीशंस होनी चाहिए। पानी की ज़रूरत होगी, उसे सही सा एटमॉस्फेयर मिले, उसे खाद पानी की भी ज़रूरत होती है। तो जो भी सीड्स हैं वो जर्मिनेट होती हैं एयर और सही मॉइस्चर की प्रेजेंस में। उनके लिए इनफ मतलब उनके लिए एनवायरनमेंट की कंडीशन मैटर करती हैं सीड्स के जर्मिनेट होने की। तो जो भी हमारे फ्लावर्स होते हैं, प्लांट के फ्लावर्स होते हैं, वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा इस चैप्टर का, उसको समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। प्लांट्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पीछे वाले पेज पर डिटेल में हमने कंप्लीट कर लिया। अब बारी आ जाती है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, आप हैं, मैं हूं, या और जो भी इंसान इस पृथ्वी पर रहते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। सो यहां पर दिया है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। पॉइंट यहां पर है ह्यूमंस यूज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो ह्यूमंस होते हैं ये सेक्सुअल मोड का यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल मोड का मतलब होगा कि मेल और फीमेल दो चीजें लगेंगी रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहां पर आगे दिया है सेक्सुअल मैच्योरेशन। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सेक्सुअली मैच्योर होने चाहिए, तभी रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। अब मैच्योर होने के लिए क्या दिया गया है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल स्टार्ट्स इन द बॉडी, द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी होनी चाहिए, ठीक है। जो भी पीरियड होता है लाइफ का जिसमें जर्म सेल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में, तभी जो रिप्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। और ये एज अराउंड 18 के आसपास ही होती है। 18 के बाद ही ये जर्म सेल्स बॉडी में बनना शुरू होते हैं, मतलब पहले भी हो जाते हैं। अभी आपकी जो एज होगी, आप क्लास 10th में हैं, तो अभी भी आपकी बॉडी में जर्म सेल्स बनना शुरू हो गए होंगे। और जो भी ये पीरियड होता है सेक्सुअल मैच्योर होने का, इसको प्यूबर्टी कहा जाता है। तो आप इस स्टेज में अभी हैं। अब प्यूबर्टी में क्या होता है आप समझ जाएंगे कि आप प्यूबर्टी में हैं या नहीं। प्यूबर्टी में क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट में दिया है थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया। थिक हेयर्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं आर्मपिट्स में, और जेनिटल एरिया यानी कि जो प्राइवेट एरिया होता है मेल और फीमेल दोनों का, वहां पर हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। ये बॉय और गर्ल दोनों में होता है। इसके अलावा यहां पर है स्किन बिकम्स ऑयली मे रिजल्ट पिंपल्स। आपने देखा होगा कि आप अभी क्लास 10th में आपके पिंपल्स आना शुरू हो गए हैं। पिंपल्स आने का रीज़न क्या है, क्योंकि आप प्यूबर्टी की स्टेज पर हो। प्यूबर्टी में जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है, और पिंपल्स ऑयली होने की वजह से डर्ट होता है और वहाँ से पिंपल्स बनते हैं। ये भी बी फॉर बॉय और जी फॉर गर्ल, ये भी दोनों में होता है। आगे यहाँ पर है थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस। जैसे मेरे फेस पर बाल पहले से आ रखे हैं, बियर्ड्स और मस्टैचेस हैं, इस तरह से आपके फेस पर भी जो बॉयज़ होंगे उनके फेस पर छोटे छोटे बाल आने शुरू हो गए होंगे, ठीक है। वो अब थिक होते चले जाएंगे। तो ये जो है ये सिर्फ बॉयज़ में होता है, गर्ल्स में ये नहीं होता है। ये प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी की स्टेजेस में फेस पर थिक हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, ये बॉयज में होता है या फिर कह सकते हैं मेल्स में होता है। इसके आगे है वॉइस बिगिन इनटू क्रैक। वॉइस जो है वो भारी हो जाती है, ठीक है। ये भी किस में होता है, ये चेंज भी सिर्फ बॉयज में होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रेस्ट साइज बिंग टू इंक्रीज। जो गर्ल्स हैं उनके ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ये गर्ल्स में होता है, ठीक है। प्यूबर्टी की स्टेज में जब होती हैं गर्ल्स तो उनके ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लग जाता है। गर्ल्स बिगिन टू
मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है गर्ल्स का वो स्टार्ट हो जाता है, जिसे पीरियड्स कहते हैं। तो जो भी प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी की स्टेज में ये चेंजेस आते हैं। गर्ल और बॉय में कुछ कॉमन चेंजेस आते हैं, बॉयज़ में ये वाले चेंजेस आते हैं, गर्ल में ये वाले चेंजेस आते हैं। तो अब और डिटेल में चलते हैं चैप्टर को समझने के लिए। उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर, इसी कॉन्सेप्ट पर रहेंगे, ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है। तो दोनों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर बात करेंगे इस वाले पेज पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। डायग्राम आपको यहाँ पर दिया गया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को यूरेटर और ब्लैडर, इसके बारे में तो आप लाइफ प्रोसेस जो एक्सक्रीशन वाला पार्ट था उसमें समझ चुके हैं। यहाँ पर बात करेंगे आगे। ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर होता है पेनिस। पेनिस के अंदर जो पाइप आपको दिख रही है एक पैसेज होता है जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है। यहाँ पर नीचे की तरफ होते हैं टेस्टिस, जो कि स्क्रोटम के अंदर होते हैं। जो भी टेस्टिस है ये स्क्रोटम के अंदर होते हैं। और वास डिफरनिस ये एक पाइप होती है, ये पाइप यहाँ तक आती है। अब जो भी ये डायग्राम है वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब डिटेल समझते हैं। सबसे पहले टेस्टिस की बात करेंगे। इसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई है, हो जाएगी TESTIS। जो भी टेस्टिस होते हैं ये स्क्रोटम, ये गोल गोल होते हैं, ठीक है, इस तरह से स्क्रोटम के अंदर ये होते हैं। तो इसमें दिया गया है अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एक पेयर होता है टेस्टिस का, यानी कि दो टेस्टिस होते हैं जो लोकेट होते हैं स्क्रोटम के अंदर, और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की होता है, यानी कि ये अंदर नहीं होता है, बाहर की तरफ स्क्रोटम होता है। स्क्रोटम हैज अ रिलेटिव लो टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। जो भी स्क्रोटम है उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी से थोड़ा सा कम होता है, और कम इसलिए होता है क्या, क्योंकि उसमें स्पर्म्स का प्रोडक्शन सही तरह से हो सके। स्पर्म्स के प्रोडक्शन में लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हमारी बॉडी से ये बाहर होता है। अब जो भी हमारे ये टेस्टिस होते हैं इसके अंदर होता है स्पर्म्स का प्रोडक्शन। स्पर्म्स क्या होती हैं? मेल जर्म सेल्स, जिसको स्पर्म्स कहा जाता है, आर फॉर्म्ड हेयर। टेस्टिस के अंदर मेल जर्म सेल्स, जिसको हम स्पर्म्स कहते हैं, वो यहां पर बनते हैं। इसके बाद है टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हॉर्मोन्स। जो भी टेस्टिस है वो मेल सेक्स हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन, जिस ये सेक्स हॉर्मोन्स जो हैं ये मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में बताए थे, चैप्टर नंबर 6 में आपको बता दिए थे। जो भी हॉर्मोन्स होते हैं वो डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए थे। सो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन टेस्टिस से ये रिलीज होते हैं। अब टेस्टिस में ही क्या है, मतलब जो भी ये हॉर्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन है वो कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए इसको रेगुलेट करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर दिया है ब्रिंग चेंजेस इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की स्टेज में क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं वो भी यहीं पर डिसाइड होता है, वो भी यहां पर चेंजेस होते हैं। इसके बाद यहां पर है वास डिफरनेस, जो ये वाली पाइप है इसकी बात की गई है। इट पासेज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। टेस्टिस से लेके यूरेथ्रा, इस पाइप तक जो स्पर्म है उसका ट्रांसफर किया जाता है किसके द्वारा? वास डिफरनेस की वजह से। वास डिफरनेस स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक पहुंचाने का काम करती है। अभी कुछ कॉन्सेप्ट और बचा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। उसको डिटेल में समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल जर्म सेल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है टेस्टिस में। वास डिफरनेस क्या करता है, उन जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है स्पर्म्स का उसको यूरेथ्रा तक पहुंचा दिया जाता है। ये एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है। अब यूरेथ्रा क्या है यहाँ पर? इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पीनस। जो रेड कलर की ये पाइप दिख रही है ये है यूरेथ्रा। ये पैसेज होता है किसके लिए? कॉमन पैसेज होता है स्पर्म्स और यूरिन, यानी कि स्पर्म्स भी यहां से बाहर निकलते हैं और यूरिन भी इसी के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। जो इस यूरेथ्रा की आउटर कवरिंग है इसे कहा जाता है गाइज
पेनस है। आगे इसमें दिया है सेमिनल वेसल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एट देयर सिक्रीशन टू स्पर्म्स, दिस फ्लूइड प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म्स एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजी। सेमिनल वेसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं। जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखो ये बिल्कुल जहाँ पर मेरी रबर है ना, ये है सेमिनल वेसल्स और ये ऑरेंज कलर का प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स जो भी स्पर्म इस वास डिफरेंस में आता है उसमें वो अपना सिक्रीशन ऐड करते हैं, यानी कि जो भी सेमिनल वेसल्स से और प्रोस्टेट ग्लैंड से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो उसमें ऐड कर देते हैं स्पर्म्स में। स्पर्म्स में ऐड होने के बाद स्पर्म जो है उसको फ्लूइड की तरह हो जाता है, एक फ्लूइड की तरह यहां से निकलता है प्रोस्टेट ग्लैंड से और सेमिनल वेसल्स से। तो जो फ्लूइड है वो स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जिससे स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है। लास्ट पॉइंट यहां पर दिया है स्पर्म अलोंग विद सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स फॉर्म सीमन। यहां से स्पर्म आया और जो भी प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स से जो भी फ्लूइड, एक फ्लूइड जो होता है वो मिलता है स्पर्म में, और ये सिक्रीशन और स्पर्म दोनों चीजें मिलने के बाद वो सीमेन बन जाता है, वो एक क्रीमी सा मटेरियल बन जाता है जो ट्रांसपोर्ट में इजी हो जाता है। सो जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमने डिटेल में समझ लिया, डायग्राम मैंने आपको समझा दिया किस तरह से प्रोसेस होता है, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो अब बारी आएगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसको समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में हमने पीछे वाले पेजेस पर समझा, तो अब बारी आ जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। डायग्राम को ही पहले समझा देता हूं। जो यहां पर आपको व्हाइट कलर की बॉल्स दिख रही हैं दोनों तरफ, ये होती हैं गाइस ओवेरी। ओवेरी से यहां पर एक पाइप सी जो कनेक्ट है इसे कहा जाता है ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब भी इसको कहा जाता है। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब के यहां पर आ जाएं तो ये होता है यूट्रस। इसके आगे यहां पर ये वाला पार्ट होता है गाइस सर्विक्स, एंड नीचे यहां पर ये है वजाइना। ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आ जाते हैं यहां पर सबसे पहले पॉइंट में दिया गया है, सबसे पहले ओवेरी जो है इससे रिलेटेड पॉइंट दिया गया है। अ पेयर ऑफ ओवेरीज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। ये एब्डोमेन के अंदर ही होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ओवेरीज हैं ये दोनों साइड में होती हैं। आगे यहां पर है फीमेल जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। जो भी ओवेरी होती है इसमें फीमेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें एग्स कहा जाता है, या फिर फीमेल एग्स जो होते हैं उन्हें ओव्यूम भी कहा जाता है। ओव्यूम कहा जाता है फीमेल जर्म सेल्स को, ध्यान रखना इस बात का। आगे दिया गया है एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन ओवेरी। जब कोई बच्ची मतलब कोई बेबी गर्ल होती है उसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ हजारों इमेच्योर एग्स होते हैं, लेकिन वो मैच्योर कब होते हैं? जब वो प्यूबर्टी की एज में आ जाती है। यहां पर बताने का सिंपल सा मीनिंग ये था कि गर्ल जब पैदा होती है, बर्थ होता है जब गर्ल का, तो उसमें 1000 ऑफ ओव्यूम्स पहले से होते हैं। आगे है ऑन प्यूबर्टी सम एग स्टार्ट मैच्योरिंग, वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवेरीज। जब प्यूबर्टी की स्टेज में गर्ल होती है तो एग जो है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। हर एक महीने किसी ना किसी एक ओवेरी से एक एग मैच्योर होता है। इसके बाद यहां पर हमने ओवेरी की बात कर ली। यहां पर क्या बने हैं? यहां पर ओव्यूम यानी कि फीमेल जर्म सेल्स, या फिर कह सकते हैं एग्स यहां पर बनते हैं। वो एग्स इस फेलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट भी कहा जाता है इसके थ्रू यूरेट्रस में पहुंचाए जाते हैं। तो ओविडक्ट की बात करते हैं जिसे फेलोपियन ट्यूब भी कहेंगे। इसमें दिया है रिसीव्स द एग एंड ट्रांसफर इट टू द यूरेट्रस। ओवेरी से जो एग है, जो ओव्यूम है, फीमेल जर्म सेल जो है वो बना है, वो इस ओविडक्ट में रिसीव होता है और ये इसको ट्रांसफर कर देती है यहां इस यूरेट्रस में। आगे है फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस हेयर। जो यहाँ पर जो एग होता है उसका फर्टिलाइजेशन और उसका गैमेट्स का फ्यूजन वो इसी फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। अभी हमने यहाँ पर ओवेरी और ओविडक्ट की बात की है, अभी और भी कॉन्सेप्ट बचा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको समझना है तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब बात करेंगे यूट्रस की। यूट्रस में दिया है इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रोयो इन इट्स वॉल्स है। जो भी मेल जर्म सेल्स जिसे स्पर्म कहते हैं वो इस वाले पार्ट यूट्रस में आता है और यहाँ से ओवेरी जो है ओवेरी से यहाँ पर फीमेल जर्म सेल ओव्यूम आता है, यहाँ पर उसका फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद यूट्रस में जो भी फ्यूजन होने के बाद एम्ब्रोयो बनता है। एम्ब्रोयो के बाद वो जाइगोट बनता है, पहले तो जाइगोट से एम्ब्रोयो और वो फिर बेबी में डेवलप हो जाता है। तो बेबी में जो डेवलप होता है सारी डेवलपमेंट बेबी की यहीं पर होती है यूट्रस में। आगे यहां पर दिया है यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रो सर्विक्स। यूट्रस जो है वो सर्विक्स के थ्रू वजाइना में इसकी ओपनिंग होती है। अब यहां पर देखो बिल्कुल सिंपल है, स्पर्म्स और ओव्यूम यहां पर उनका फ्यूजन होता है और बेबी में वो डेवलप हो जाता है। अब बात करेंगे जब एग फर्टिलाइज हो जाता है। एग फर्टिलाइज होने का मतलब होगा ओव्यूम और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं, एग फर्टिलाइज हो जाता है, फीमेल एग फर्टिलाइज हो जाता है। तो यहां पर दिया गया है व्हेन एग इज फर्टिलाइज। एग फर्टिलाइज अगर होगा तो द फर्टिलाइज एग कॉल्ड जाइगोट एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रोयो। जो भी एग यहां पर फर्टिलाइज हुआ है वो जाइगोट कहेंगे फर्टिलाइज होने के बाद उसको, और वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रोयो में। उसके बाद है एम्ब्रोयो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। जो भी एम्ब्रोयो यहां पर है जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रोयो बना। एम्ब्रोयो जो भी है वो मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और ये किस तरह से होता है, प्लेसेंटा की हेल्प से होता है। ये प्रोवाइड करता है सरफेस ग्लूकोज ऑक्सीजन या फिर फूड जो होता है उसका, एक तरह से ग्लूकोज ही फूड होता है, ऑक्सीजन का, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है अंदर बेबी का वो सारी चीजें मदर के ब्लड से ही प्लेसेंटा की हेल्प से हो जाता है, बेबी को न्यूट्रिशन मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। इट इज अबाउट 9 मंथ। जो फर्टिलाइजेशन यहां पर हुआ है, एग का फर्टिलाइजेशन हुआ है, ओव्यूम और स्पर्म जब मिलते हैं उनका फर्टिलाइजेशन होने के बाद 9 महीने लगते हैं बेबी को बनने में। इस 9 महीने के पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब ये बता देता हूं कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जाइगोट, फिर एम्ब्रोयो, फिर बेबी बनता है। एक छोटा सा डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, उम्मीद है आप उसे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उस डायग्राम को समझने के लिए चलना होगा हमें नेक्स्ट पेज पर। ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन को समझने के लिए बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पर ये मेल है तो मेल क्या करेगा, जो भी ये स्पर्म है ये रिलीज करता है, और यहाँ पर ये फीमेल है ये रिलीज करती है गाइज ओव्यूम, जो फीमेल एग्स भी जिसको कहते हैं। सो ओव्यूम और स्पर्म दोनों यहाँ पर मिलते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर है ये बन जाता है गाइज जाइगोट। जाइगोट के बाद एक स्टेज और आती है जिसे कहते हैं गाइज एम्ब्रोयो। जाइगोट के बाद एम्ब्रोयो बनता है और एम्ब्रोयो मदर के ब्लड से नरिशमेंट लेता है। उसके बाद वो चेंज हो जाता है यहाँ पर बेबी में। इस प्रोसेस को लगता है कुल 9 महीने का टाइम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों हमने डिटेल में समझे। ये जब होता है, बेबी जब बनता है जब एग, फीमेल एग फर्टिलाइज हो जाता है। अगर फीमेल एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा ये भी हमें समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए मूव करेंगे गाइज नेक्स्ट पेज पर। अगर फीमेल एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, इस वाले पेज पर देखते हैं। यहां पर दिया है व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो पहले पॉइंट में दिया है द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। द लिनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड स्पंजी टू सपोर्ट एम्ब्रोयो। जो भी यूट्रस है वो फर्टिलाइज एग करने के लिए हर महीने अपने आप को रेडी कर लेता है, अपने आप को तैयार कर लेता है। यूट्रस की जो लिनिंग होती है, अंदर वॉल्स होती हैं, वो थिक हो जाती हैं और स्पंजी हो जाती हैं ताकि जाइगोट या एम्ब्रोयो को वो नरिशमेंट दे सकें, उसको वो सपोर्ट
कर सके, स्पंजी हो जाती हैं वो। अब अगले पॉइंट में है व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकिंग प्लेस। अब जो भी यहाँ पर यूट्रस है वो स्पंजी हो गया है, वो थिक हो गया है एम्ब्रियो को सपोर्ट देने के लिए, लेकिन एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो लिनिंग ब्रोक एंड कम आउट थ्रो वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। तो जो अंदर वाली लिनिंग होती है वो टूट जाती है और बाहर निकलता है वजाइना से ब्लड और म्यूकस। इस साइकिल, ये साइकिल जो है हर 28 दिन के बाद रिपीट होती है और इस साइकिल को कहा जाता है गाइज मेंसुरेशन, जिसे सिंपल वर्ड्स में पीरियड्स कह सकते हैं। जो सैनिटरी नैपकिन्स का यूज करते हैं मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन के टाइम ही सैनिटरी नैपकिन्स का यूज किया जाता है, सैनिटरी पैड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, एग फर्टिलाइज होता है तो क्या प्रोसेस होता है, एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, सारी मैंने आपको बता दी। अब जब सेक्स के दौरान मेल और फीमेल जब इंटरकोर्स करते हैं तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। प्रॉब्लम्स यहां पर दी गई हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होना भी जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल इंटरकोर्स करें और वो बेबी को प्रोड्यूस कर दें या फिर बेबी का रिप्रोडक्शन हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखना होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली हर तरह से ठीक होना रहता है, तभी रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एसटीडीज की भी बात की गई है। एसटीडी की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्स के दौरान बहुत सारी ऐसी डिजीजेज होती हैं जो एक मेल से फीमेल में या फिर फीमेल से मेल में ट्रांसफर होती हैं। ये कौन कौन सी हैं यहां पर दिया है, मैनी डिजीजेज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, जैसे गोनेरिया है या साइफिलिस है। ये जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं ये मेल टू फीमेल या फिर फीमेल टू मेल ट्रांसफर हो सकती हैं। इसी तरह से वार्ड्स होते हैं या फिर HIV एड्स से, इस तरह की ये डिजीजेज हैं जो सेक्स के दौरान हो सकती हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हमें ध्यान रखनी होती है अगर रिप्रोडक्शन करना हो। तो सबसे जरूरी होता है मेंटली, फिजिकली, सोशली और इमोशनली ठीक रहना। अब जो भी एसटीडीज हैं इनको किस तरह से डील किया जाए, इनसे किस तरह से बचा जाए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ही हमारे कुछ पॉइंट्स और भी हैं, उसको समझेंगे नेक्स्ट पेज पर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, एक टॉपिक आता है कॉन्ट्रिसेप्शन। कॉन्ट्रिसेप्शन का यूज कब किया जाता है, इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट होने से बचने के लिए कॉन्ट्रिसेप्शन किया जाता है। अब कॉन्ट्रिसेप्शन करने के कई सारे तरीके हैं। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रिसेप्शन यहां पर हमें दिया गया है। सबसे पहला है यूज ऑफ कॉन्डोम्स, सर्विक कैप्स टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ ओव्यूम एंड स्पर्म। जो मेल है उसके स्पर्म और फीमेल के ओव्यूम एक दूसरे के पास ही ना आए तो जो प्रेगनेंसी है वो होगी ही नहीं। तो इसके लिए सर्विक कैप्स या फिर कॉन्डोम्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है यूज ऑफ ओरल पिल्स। दीज पिल्स चेंज हार्मोनल बैलेंस सो दैट ओव्यूम नॉट रिलीज। जो फीमेल हैं वो पिल्स ले सकती हैं लेकिन ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं तो ना लेना बेहतर होता है। डॉक्टर बताएगा, मैं नहीं बता सकता हूं, डॉक्टर बताएगा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखो जाएगा, जो ओरल पिल्स होती हैं वो हार्मोनल बैलेंस को चेंज करती हैं जिससे ओव्यूम ही रिलीज नहीं होगा, ओवरी से ओव्यूम यानी कि एग ही रिलीज नहीं होगा तो भी प्रेगनेंसी नॉट पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर दिया है कॉपर टी और लूप इज प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। फीमेल्स का जो यूट्रस होता है इसमें कॉपर टी या फिर लूप प्लेस की जाती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। कॉन्डोम से सर्विक कैप्स का यूज कर सकते हैं या फिर ओरल पिल्स होती हैं, डॉक्टर की कंसल्ट बिना कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए, बता रहा हूं। उसके बाद यूट्रस में लूप और कॉपर टी लगा दी जाती है, उससे भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। रोक लगाने के लिए ये तरीके हैं। अब कुछ सर्जिकल तरीके भी हैं, सर्जरी भी की जाती है। सर्जरी दो तरह की होती है, मेल की होती है वेस्केटोमी,
इन मेल सर्जिकली वास डिफरेंस ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर है। अब जो भी ये यहाँ पर वास डिफरेंस यानी कि ये पाइप होती है टेस्टिस के आगे, इसी को ब्लॉक कर दिया जाए, इसी को यहाँ पर बंद कर दिया जाए सर्जिकली, तो जो भी यहाँ पर स्पर्म बनेंगे वो जाएंगे ही नहीं फीमेल में, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इसी तरह से ट्यूबेक्टोमी होता है इन फीमेल्स सर्जिकली, फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट ओव्यूम ट्रांसफर है, फीमेल्स में भी कराया जाता है। फीमेल्स में जो ये होती है हमारी ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं, इसको सर्जिकली बंद कर दिया जाता है, तो ओव्यूम जो ओवरीज में बने हैं वो आगे जाएंगे ही नहीं, तो रिप्रोडक्शन नहीं होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने जो भी डिजीजेज हैं उनके बारे में भी समझ लिया, और कॉन्ट्रेसेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने के जो तरीके हैं वो भी समझ लिए हैं। अब जो एसटीडीज होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, उसका एक सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्डोम्स का यूज करना। अगर कॉन्डोम्स को यूज करेंगे तो एसटीडीज को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन फिर भी कहूंगा, मैं जो सलाह आपको दे रहा हूं, मतलब मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं किताब में लिखी हुई बातें बता रहा हूं। अगर किसी भी तरह की कोई डिजीज फेस करते हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा और बचा है, उसको समझेंगे नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट एक मैसेज है सोसाइटी के लिए। ये मैसेज है फीमेल फोर्टिसाइड से रिलेटेड। फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है, पहले वाले पॉइंट में दिया है, किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वोम इज कॉल्ड फीमेल फोर्टिसाइड। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसके अंदर पेट के अंदर अगर पता चल जाए कि फीमेल है, यानी कि छोटी बच्ची है पेट के अंदर, लड़की है, तो उसे पेट के अंदर ही मार दिया जाता है। इसको कहा जाता है फीमेल फोर्टिसाइड। अब ये क्यों होता है, क्योंकि लड़की को बोझ समझा जाता है एजुकेशन की कमी के कारण। अगर सही मायनों में एजुकेटेड कोई पर्सन है तो उसे पता होना चाहिए कि एजुकेशन के क्षेत्र में हो चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, हर जगह लड़कियां आगे निकलती जा रही हैं, लड़के पीछे रहते जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, लड़के कंपटीशन तो दे रहे हैं ना। जैसे सीबीएसई का टॉप ज़्यादातर मैं देखता हूँ न्यूज़ वगैरह, जब सीबीएसई का रिजल्ट आता है तो कोई ना कोई लड़की ही होती है जो टॉप करती है। लड़कों, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कोई बात नहीं, मतलब अपना बेस्ट देते रहो, रिजल्ट जो भी हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, फॉर हेल्दी सोसाइटी अ बैलेंस्ड सेक्स रेशियो इज नीडेड दैट कैन अचीव्ड बाय एजुकेशन। एक हेल्दी सोसाइटी का मतलब होता है वहां पर सेक्स रेशो इक्वल हो, जितनी लड़कियां पैदा हो उतने ही लड़के पैदा हो, फीमेल फोर्टिसाइड ना हो। अगर सेक्स रेशो बैलेंस नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हरियाणा का एग्जांपल ले लेते हैं, सेक्स रेशो अब तो बहुत सुधार हो गया है। पहले सेक्स रेशो बहुत, लड़के ज़्यादा थे लड़कियां कम थी, सेक्स रेशो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो जब मैच्योर हो जाते थे लड़के तो उनकी शादियों के लिए लड़कियां नहीं थी, क्योंकि सेक्स रेशो में काफ़ी डिफरेंस आ चुका था। अब मतलब अब थोड़ा सुधार हुआ है, आगे देखते हैं किस तरह से होगा। मतलब एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे ये लोगों को बताया जा सकता है कि लड़का लड़की एक समान होते हैं। अगले पॉइंट में है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज एन ऑफेंस इन आवर कंट्री टू मेंटेन सेक्स रेशो। पेट के अंदर जब बेबी होता है, ये पता लगाना कि वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, ये पता लगाना एक ऑफेंस है। इस पे बहुत सारा जुर्माना भी लगाया जाता है अगर कोई ये प्रयास करता है। कोई लैब होती है ये बताने का काम करती है तो उस पर बहुत मोटा फाइन भी लगाया जाता है, और जो पता लगाने वाले होते हैं या पता बताने वाले होते हैं उनको जेल की हवा भी खिलाई जाती है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारा इस चैप्टर का। सो इस लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इन शॉर्ट कहें तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा जो भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं सारे के सारे आपको समझ आ गए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैथ, साइंस या और भी सब्जेक्ट्स की जो एजुकेशनल वीडियोज हैं इसी तरह से चैनल पर
आती रहेंगी। इसके अलावा इस चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको भी देख लेना, क्योंकि उसमें बुक के क्वेश्चंस तो कराए जाएंगे ही, इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे। सो दोनों सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, देख लेना, समझ लेना। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।